बेटा अभी जो हम लोग का कंप्लीट साइंस होगा और 10वीं का साइंस गर्दा उड़ा देना है अभी फिजिक्स का टॉपिक। जैसा कि आप लोग को बताए हैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन चयन किए थे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका फिजिक्स में नहीं आएगा, ऐसा जानकारी आप लोग को पहले भी हम दे चुके हैं। तो इससे पहले कि हम लोग 70 क्वेश्चन कर चुके थे, कितना कवर कर लिए थे 100 में 70 कर लिए थे, और हम लोग के पास कितना क्वेश्चन बच गया था 30 क्वेश्चन करने के लिए, मतलब 30 क्वेश्चन करने के लिए बच गया था। और हम लोग 30 को कंप्लीट करेंगे अभी, लेकिन स्टार्ट करेंगे 70 से। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वह है। ये क्वेश्चन बेटा इससे पहले भी हो गया था, लेकिन फिर भी यहीं से स्टार्ट करना होता है हमको, क्योंकि एक क्वेश्चन बैक लेते हैं, पीछे आपको जानकारी है। तो कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वह है। आप लोग देखे होंगे बेटा बल्बा ये सब जलाते हैं, आपके यहाँ हीटर फ्रिज टीवी ये सब चलता है। तो वही कह रहा है हमारे घर में जो बिजली आपूर्ति की जाती है या विद्युत धारा जो आपूर्ति की जाती है वह कितने की आपूर्ति की जाती है। तो आपको याद रखना है कैसो वोल्ट 220 वोल्ट, लेकिन कितना 220 वोल्ट कौन सा धारा, दिष्ट धारा नहीं, दिष्ट धारा नहीं, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ये हम लोग के घर में यूज किया जाता है, याद कीजिए, और कई बार पूछा गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे की दौड़ में मेरा जो क्वेश्चन है कहता है किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बेटा। कह रहा किसी कार के या किसी कार का अग्रदीप में, अग्र मीस आगे, दीप्त मीस दीप्तिमान वस्तु रे बेटा। आगे देखने में जो हम किसी भी वाहन में जिस दर्पण का यूज करते हैं बेटा, जिस मिरर का यूज करते हैं वह बता दिए हैं अवतल होता है। किसका करते हैं, अवतल का, करेक्ट हो जाएगा अवतल। लेकिन एक क्वेश्चन बेटा आपका और यहां बन रहा है, इसको याद रखना है, किसी कार का अग्रदीप के जगह अगर लिख देगा यहां पे पश्य दर्पण दृश्य के रूप में, पश्चिमीस होता है बेटा पीछे, पीछे की दृष्टि को देखने के लिए, पीछे की दृश्य को देखने के लिए अवतल के जगह किसका यूज करेंगे हम लोग, उत्तल का। बातें आ गई। जब आगे की बात होगी, जैसे यहां अग्रदीप की बात हो रही है तो अवतल, पश्य दर्पण दृश्य का अगर बात होगा तो वहां पे क्या, उत्तल। बातें समझ में आ गई। चलिए आगे दौड़ जाइए। आगे क्वेश्चन दिले है बेटा, क्या रहा, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, अपवर्तनांक की बात हो रही है बेटा। यहां दिले है वायु दिले है, बर्फ दिले है, कांच दिले है, हीरा दिले है। तो एकरा में सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह हीरे का होता है बेटा। केकर होगा, हीरा का, क्योंकि बताए हैं हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब हीरे का अपवर्तनांक ई 3 गो के अपेक्षा इसमें सबसे अधिक, मतलब हीरा का अपवर्तनांक ई तीनों के अपेक्षा ज्यादा हीरा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिले है कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, या वह कौन सा वैज्ञानिक था, या वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का काची कर लिया था, खोजवा कर लिया था, खोज लिया था। तो याद रखना है ओरेस्टेड साहब। किसने किया था, ओरेस्टेड साहब ने किया था। तो खोजिए, ओरेस्टेड है, यहाँ फेराडे है, नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, बोर नहीं होगा, ये बोरवा वाला तो चल जाएगा, केमिस्ट्री में चल जाएगा, यहाँ फिजिक्स की बात हो रही है। तो याद रखना है ओरेस्टेड। चलिए आगे देखिए। अगल का क्वेश्चन दिले है विद्युत मोटर परावर्तित करता है। याद रखना है बेटा, बहुत बार पूछा गया है। जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो आप जुनून से, आपके अंदर ऐसे जुनून, ऐसे फीलिंग आएगा जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं।
वो फिजिक्स में हम बताएंगे, हालांकि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम ही बताएंगे। तो याद रखना है, जब बताएंगे सब्जेक्टिव तो ऐसे कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो याद आप लोग को ये चीज रखना है कि आज ही याद रखना है 9 बजे से या 9:30 या 9:30 बजे से लाइव क्लास आपका हिंदी का होगा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो आपकी हो रही है वह एग्जाम हिंदी की ही है, हिंदी की ही परीक्षा होगी, इसलिए गर्दा उड़ा देना है। याद रखना है कितना बजे, 9 और 9:30, बस यही टाइम रहा, इसके अंदर ही क्लास स्टार्ट होगा। और हिंदी का एक पर एक ग्रामेटिकल पर्सन लेके आएंगे, माइंड में ठांसेंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन, विद्युत मोटर परावर्तित करता है, याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है, क्या चीज को परावर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करने का कौन काम करता है, विद्युत मोटर करता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, आगे दिल्ली है विद्युत जनरेटर परावर्तित करता है। कह रहा विद्युत जनरेटर जो होता है ना बेटा, वह क्या परावर्तित करता है, कौन चीज को कौन चीज में परावर्तित कर देता है। तो याद रखना है विद्युत जनरेटर जो होता है बेटा, वह क्या करता है, आपको याद रखना है क्या बताएं, किसको चेंज करेगा, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन, आपको याद रखना है। हाँ चलिए, कहता है विद्युत जनरेटर परावर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या होता है, विद्युत जनरेटर परावर्तित किसी को करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। चलिए आगे देखिए, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन दिले है विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है। आपने जो विद्युत मोटर के विषय में पढ़ा, आप जो विद्युत मोटर के विषय में पढ़ रहे हैं, कहता है क्वेश्चन आपका विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है। तो आपको याद होगा फ्लेमिंग साहब के वाम हस्त नियम पे कार्य करता है, तो खोजिए, तो ये में है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन के दौर में चलते हैं। आगे क्वेश्चन है विद्युत जनरेटर किस नियम पर आधारित है। विद्युत जनरेटर की बात हो रही है बेटा, विद्युत जनरेटर जो है वह किस नियम पर आधारित है, या आप बोल सकते हैं किस नियम पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत जनरेटर जो, या विद्युत जनरेटर जिस नियम पर आधारित है वह क्या है, फ्लेमिंग साहब का दक्षिण हस्त नियम पे है। किस पर, दक्षिण हस्त नियम। खोजिए तो वाम हस्त नियम है, नहीं होगा, दक्षिण हस्त नियम है सी में, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दे ले है घरों में प्रत्यावर्ती, घरों में प्रवाहित होने वाली धारा की आवृत्ति है। मतलब हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित होती है, मतलब आपूर्ति की जाती है, वह कितने हर्ट्ज की। तो आपको याद रखना है कितने हर्ट्ज की बताए हैं, 50 HZ की। 50 HZ का मतलब हुआ बेटा 50 हर्ट्ज, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अति भारण में, अति भारण ये क्या होता है बताए हैं लघुपथन। अति भारण में परिपथ का प्रतिरोधक हो जाता है। अति भारण में प्रतिरोध, परिपथ का जो प्रतिरोध होगा बेटा वह क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाता है। अति भारण के चलते क्या हो जाता है, परिपथ का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिसके चलते देखते हैं किधरों इधर मीटर फूटा, कहीं उधर बोर्ड फूटा। ये किस कारण से होता है, अति भारण के कारण से, अति भार के कारण से। जब हम ज्यादा क्षमता से ज्यादा उसको लोड दे देते हैं विदाउट किसी का, इन्वर्टर का, तो याद रखना है क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा उस समय। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिले है लघु पथन में परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है। लघु पथन में परिपथ का जो प्रतिरोध होता है बेटा, याद रखना है वह क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य। ए में है तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है
कहता है घरों में प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े रहते हैं? हमारे घर में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ ले जाता है? तो आपको बताए हैं, याद होगा कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। क्या उनसा? समांतर क्रम समायोजन या संयोजन बेटा इसी को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कह रहा है सेलों से प्राप्त धारा होती है। सेलों से जो प्राप्त धाराएं होती है बेटा किस टाइप की होती है? याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, फिर दिष्ट धारा होता है, या कोई नहीं होता है। तो सेल मिस होता है बेटा बैटरिक। आपने बैटरिक को इस टाइप का भी बैटरिक को देखा होगा, ऐसे करके जस्ता का टोप वाला जो होता है। कह रहा है सेलों से प्राप्त धारा जो होती है वह प्रत्यावर्ती होती है या फिर दिष्ट होता है। तो याद रखना है दिष्ट धारा होता है। कौन सा धारा होता है ये बैटरी द्वारा? दिष्ट धारा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ओम के नियम में क्या अचर है? याद रखना है ओम के नियम में क्या अचर है? विभवांतर अचर है, धारा अचर होता है, ताप अचर होता है। क्या चीज होता है? ताप अचर होता है बेटा। जो सी में है तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या चीज बताए हैं? वोल्ट बताए हैं? नहीं। एम्पियर बताए हैं? नहीं। ओम बताए हैं सर जी। तो क्या ओम होगा? चलिए, ओम को किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक वर्ड से, याद है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक बेटा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जो बी में है तो बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देले है विभव एवं विभव अनुवाद का गुणधर्म है। याद रखना है विभव और विभव अनुवाद का जो गुणधर्म होता है वह क्या होता है? एम्पियर होता है? नहीं होता है सर जी। ओम होता है? नहीं होता है। लेकिन वोल्ट जरूर बताए थे सर जी। ए नंबर में है तो ए इज द करेक्ट, वोल्ट होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देले है उत्पन्न विद्युत ऊर्जा मतलब उष्मीय ऊर्जा H बराबर व्हाट होता है? तो क्या बताए हैं? H बराबर I² बताए थे। क्या बताए थे? I इजकल टू क्या चीज, सॉरी, H इजकल टू I²RT। खोजिए तो कहां है? I²R नहीं होगा, नहीं होगा, है ही हो जाएगा सी नंबर। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है बेटा 22 ओम, 32 ओम एवं 52 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। मतलब 22 ओम, 32 ओम और 52 ओम का तीन गो प्रतिरोध है जो कौन क्रम में जुड़ले है? श्रेणी क्रम में जुड़ले है। कौन क्रम में जुड़ले है? श्रेणी क्रम में जुड़ले है। तीन गो प्रतिरोध। कहता है तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध बराबर 10 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। इसमें सूत्र लगाना है 1/R1 R2 वाला बताए हैं, वही वाला। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है बेटा। कितने रंगों का? श्वेत प्रकाश जो होता है ना 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंग का? याद रखना है, पूछता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण? 7 रंगों के मिश्रण होते हैं। इसी को आपको ऐसे भी समझना है, एगो पूछ देता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो याद रखना है ए बी सी, ये प्रिज्म हो गया। जब इस प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, ये श्वेत प्रकाश है बेटा, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये अपने 7 गो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कै गो अवयवी रंगों में?
7 गो अवयवी रंगों में विभक्त होता है बेनी आह पीनाला में, जिसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये जो 7 रंग की जो यहाँ ग्रीन पट्टी मिलती है बेटा, इसे वर्णपट कहा जाता है, या पर्दा, वर्णपट बोल लो या फिर आप इसे पर्दा बोल लो। तो याद रखना हमको ये कि श्वेत प्रकाश में जो रंगों की संख्याएं होती है वह कितने रंगों की मिश्रण होती है? तो 7 गो रंग का। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है, दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगीय दैर्घ्य किस रंग का है? दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगीय दैर्घ्य की बात हो रही है, तो जिसका तरंगीय दैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक, वह बहुत दूरे से क्या करता है? भुक 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 करता है, दिखाई देता है। तो याद रखना है, लाल रंग का तरंगीय दैर्घ्य जो होता है बेटा, वह सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? खतरे का सिग्नल इसलिए लाल होता है, खतरे का संकेत इसलिए बेटा लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगीय दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखे होंगे कहीं कोनो बसवा में अगर कोनो जंगल में एगो डिबिया जला करके रख दीजिए या रेड बल्ब, तो वो अलगे से भुक 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 सुदूर से ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो होता है ना बेटा, इसका सबसे अधिक तरंगीय दैर्घ्य होता है, यही कारण है। इसलिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए या जहां भी बोलिए कि खतरे का संकेत आप ऐसे बोलिए कि लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। इसलिए ट्रेनवा सबके लाइन पे ज्यादातर मिलता है, नहीं कुछ तो एगो झंडवा गाड़ देता है, काम उम चलता है। तो क्या है कि वो झंडवा बहुत दूरे से दिखाई दे, और जब हरका गाड़ देगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ज्यादा दूर से। इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगीय दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए आगे, आगे देखिए ये क्वेश्चन आगे दिया है, गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बेटा गाड़ी देखा है, मोटरसाइकिल, उसमें कौन सा मिरर लगल रहता है? दोनों मिरर, अवतल भी लगल रहता है और उत्तलो लगल रहता है। अवतल भी लगल रहता है और उत्तलो लगल रहता है। इससे पहले थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था, लेकिन अवतल का यूज जो करते हैं हम लोग अग्रदीप के रूप में, जैसे देखे हैं मोटरवा साइकिल देखे, बस ट्रक देखे, आगे देखने के लिए, रात को चलने के लिए जिस लाइट का हम लोग यूज करते हैं वह लाइट होता है अवतल लाइट, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब पीछे की दृश्य को देखने का हम यूज करेंगे, जैसे कहा जाता है कि ड्राइवर लोगन जो होता है ना, ओकरा 4 गो आंख होता है। ड्राइवरवा को कै गो आंख होता है? 4 गो आंख होता है। क्यों होता है 4 गो आंख? 2 गो आंख तो भगवान देले है ये, ठीक ना, और 2 गो आर्टिफिशियल आंख भी ड्राइवर को दे दिया जाता है गाड़ी के साइड में, क्योंकि इधर झांक के देखेगा, इधर एक बार झांक के देखेगा, दोनों साइड से कौन गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं वह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम पश्य दर्पण दृश्य, पश्य दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो वही कहता है गाड़ी के साइड मिरर। साइड मिरर क्या हुआ? साइड मीन्स बगल, मिरर मीन्स दर्पण। तो बगल के चीज को देखने में जिस दर्पण का यूज करते हैं वह होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल, याद रखना। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हजामत, या इसी को आप हजामती भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोनों टाइप से दे सकता है, हजामत भी लिखल रह सकता है या फिर हजामती भी लिखल रह सकता है। अब डिपेंड करता इस पर है, डिपेंड इस पर होता है कि आपका IQ लेवल जो है, ये ब्रेनवा कितना फास्ट, कितना स्लो काम करता है। तो हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बालू उल छिलाने में देखा ना, डरिया उड़िया खींचने में, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का। और इसमें बेटा हम आपको ये भी बताए थे आप लोग को कि अवतल दर्पण का यूज जो करते हैं हम लोग कहां कहां पे इसका उपयोग करते हैं? सैलून वाले घरों में दीवार पे करते हैं। चलिए आगे देखिए, तो याद रखना इसमें हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की जो बेटा न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम का अर्थ हुआ कम से कम।
कोई भी व्यक्ति जो देख सकता है अक्षर को, अब जैसे माना कि ये बुक है, मान लीजिए ये बुक है, ये एक कॉपी है, ये इसमें जो चीज लिखल है तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, आंख के पास सटा करके देखिए तो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। कारण क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है, कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए हमारे आंख से। 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटी से नजदीक जब ये हम इस कागज को या किताब को करेंगे ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये लिखावट हमको स्पष्ट नहीं दिखेगा। स्पष्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर पे इसको रखना होगा। तो वही है आपका क्वेश्चन कह रहा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछता है, दूरबिंदु। दूरबिंदु जो होता है बेटा वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। दूरबिंदु अगर लगा के देगा तो अनंत। क्या चीज याद रखना है? अनंत दूरबिंदु। अब अनंत कैसे हो गया दूरबिंदु बेटा? अब दूरबिंदु इसलिए अनंत हो गया कि आपकी जो आंख है बेटा, इस आंख से देखो तो जदिया का बजरंगबली मंदिर अगर हट जाए सपोज कीजिए, तो उससे बैक वाला जगह जो है पीछे वो तो दिख जाएगा। यह माना कि यहां से ले लीजिए अनंतपुर चौक से हाई स्कूल, ये बीच में कुछ ना रहे, सिर्फ अनंतपुर चौक पे हम खड़ा रहे, यहाँ हाई स्कूल रहे जदिया, तो वहां से तो देख सकते हैं। तो दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है, कहां तक देख सकते हैं इसका लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कम से कम जो दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेटा, किसी भी वस्तु को, वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो याद हो गया, दूरबिंदु अनंत और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दर्शन की दूरबिंदु की बात हो तो अनंत याद रखना। चलिए आपका डाउट क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन देले है, क्या रहा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है बेटा, इस निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं? अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, या अवतल लेंस भी या उत्तल लेंस भी? तो याद रखना है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस से हम निकट दृष्टि दोष को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। चलिए आगे 95 पे पहुंच गए हैं। 5 क्वेश्चन शेष। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? अब दूर दृष्टि दोष की बात हो रही है तो याद रखना है, जब अवतल तो यहां उत्तल हो जाएगा, सीधी सी बात है, ए नंबर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को जो बोलते हैं बेटा, वह क्या बोलते हैं? किसका नियम? स्नेल साहब का नियम। फिर से याद रखिए, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल साहब का नियम कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए कहते हैं। और इसका नियम क्या था आपको बताए थे, मी इजकल टू क्या चीज? साइन आई बट्टा में साइन आर। ये किसका नियम है? स्नेल साहब का। किसका नियम है? स्नेल साहब का है। क्योंकि इस नियम का खोज जो किए थे, इस नियम का प्रतिपादन जो किए थे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसलिए इसे स्नेल साहब के सम्मान में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगीय दैर्ध्य सबसे कम? कहता है दृश्य प्रकाश जो होता है, उस दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगीय दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे अधिक किसका तरंगीय दैर्ध्य होता है? लाल का भी बता दिए। तो इसमें लाल अगर आएगा तो पहले काट दो, ये होगा ही नहीं। अब बच गया पीला, एगो नीला, एगो बैगनी। तो याद रखना है, दृश्य प्रकाश में जिस रंग का तरंगीय दैर्ध्य सबसे कम होता है बेटा, यह सबसे कम माना गया है, वह बैगनी है। कौन सा है? बैगनी है। तो खोजिए कहां है? ए में है, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अब पूछ रहा है कि दृश्य प्रकाश जो होता है ना बेटा, इस दृश्य प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन पूछ रहा है, लेकिन कैसा विचलन, सबसे अधिक विचलन। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है बैगनी का ही होता है। चलिए आगे आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, दृश्य प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे कम। वहां अधिक की बात हो रही थी कि कम की, आप देख लिए। यहां क्या था, दृश्य प्रकाश में सबसे कम होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो याद रखना है, बैगनी का होता है कि लाल का कि हरा का कि पीला का। तो लाल का विचलन सबसे कम होता है। जिसका विचलन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा। जिसका विचलन जितना कम होगा, जिस रंग की विचलन जितना कम होगा, उस रंग का तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा, याद रखना है। चलिए, और अंत में है, क्वेश्चन के अंत में, चलिए क्वेश्चन के अंत में ये है क्वेश्चन मेरा, कहता है क्या होता है, कब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। बेटा याद रखना है, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। तो बेटा आपको बताए थे, माध्यम जो होता है यहां दो गो याद रखना है मेनली, एगो सघन माध्यम, एगो विरल माध्यम। विरल माध्यम हवा हो गया, सघन माध्यम कांच हो गया, पानी हो गया, अबरक हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो बना लीजिए तो फिगर, एगो हैसे कीजिए लाइन, एगो हैसे लंब दे दीजिए। यहाँ पानी या शीशा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, पानी या शीशा। जब कह रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में, हवा विरल होता है, ऊपर वाला को विरल बोलो, विरल माध्यम जैसे हवा हो गया आपका। हवा से जब कोई भी किरणें कहाँ जाएगी बेटा, कांच में प्रवेश करेगा। कौन सी में, कांच में या इस पानी में। तो ये ऊपर वाले तल के लिए लंब है, ये किस तल के लिए, ऊपर वाले तल के लिए। ये नीचे वाले तल के लिए क्या है, लंब है, ठीक ना। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर। याद रखना है, जब प्रकाश की कोई किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर, अभिलंब की ओर। तो आप खोजिए आंसर, अभिलंब की ओर है, अभिलंब की ओर मूर्ति है, बिल्कुल सही। अब इसी को अपोजिट कर लीजिए, जब कोई प्रकाश किरणें या जब कोई किरणें किधर से रे, सघन, ये माध्यम है कौन, सघन, पानी सघन हो गया, कहां सघन। जब कोई प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब की ओर नहीं आकर के किधर चले जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीज को याद रखना है, दो गो में से एगो ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में रखले रहेगा, ठीक। चलिए 100 में 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आई होप कि, मुझे आशा है आप लोग के प्रति कि आप लोग साइंस में 100 में 100 ला के देंगे। 100 में 100 इस महीने में बोल रहे हैं, 80 का आपका परीक्षा होगा और 20 क्या है, प्रैक्टिकल है आपका। तो प्रैक्टिकल में स्कूल में तो दिया ही होगा क्योंकि घूस का जमाना है। जब आपको 100 में 100 मिल जाएगा, क्योंकि स्कूल अगर 20 दे दे, अब प्रैक्टिकल में नहीं, प्रैक्टिकल में 20, ऐसे आप ले आइए 80, तो 80 20 कैलकुलेट कर दीजिए, 100 हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का साइंस का क्लास यहीं तक। अब जो हम साइंस का क्लास लेकर के आएंगे बेटा, उसमें केवल सब्जेक्टिव की बात होगी, सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। और जिस रोज आपका साइंस की एग्जाम है, साइंस का परीक्षा कब है, अंतिम में। अंतिम इसलिए बोल रहे हैं कि अंतिम में क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश हम लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, क्या है, एक्स्ट्रा में है। तो इसलिए साइंस को ही मानिए अंतिम। तो अंतिम में जो आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव भी बताएंगे, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और फर्स्ट सब्जेक्ट जो आप लोग का हिंदी की परीक्षा है
उसके लिए तैयार रहिए। आज से कल से पूरा गर्दा हिला देना है। अभी ग्रामेटिकल पर्सन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी ग्रामेटिकल पर्सन ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, फिर बुक को भी पढ़ेंगे। तो मिल रहे हैं फिर 9 बजे ही लाइव और बिंदास तरीका से बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। चलिए।